हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉनिकल जनवरी 2024 का एडिशन। करंट अफेयर्स की पत्रिका है। प्रतियोगिता दर्पण जनवरी का कवर हो चुका है, उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा। और इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको ऑलमोस्ट सभी करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पीडीएफ अपलोड हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहां पहला टॉपिक है कि हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 शिव नाडर शीर्ष पर। तो देखिए 2 नवंबर को एडेलगी और हुरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 जारी की गई और एचसीएल के को फाउंडर शिव नाडर इस पर प्रथम स्थान पर रहे। शिव नाडर ने वित्त वर्ष 2023 में 2042 करोड़ रुपए दान दिया, मतलब प्रतिदिन 5.6 करोड़ रुपए उन्होंने दान दिया। ठीक है। और दूसरे स्थान पर रहे विप्रो के फाउंडर चेयरमैन अजीम प्रेम जी, जिन्होंने 1774 करोड़ रुपए दान दिया। फिर आपको जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत, जो कि 37 वर्ष के हैं, वो सबसे कम उम्र के दानवीर हैं। और निखिल ने, मतलब निखिल जो है उनके भाई हैं और जीरोधा के सीईओ हैं। नितिन कामत वो 44 वर्ष के हैं और उनके साथ मिलकर उन्होंने 110 करोड़ रुपए दान दिए। ठीक है। निखिल ने अपने भाई के साथ मिलकर दिया, निखिल कामत और नितिन कामत। ठीक है। देखिए इस सूची में 119 दानवीरों को शामिल किया गया है, जिन्होंने वित्त वर्ष 2023 में 8,445 करोड़ रुपए दान दिए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अगला टॉपिक है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023। तो देखा जाए तो 26 नवंबर को गुवाहाटी में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023, मतलब बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2023 नामक रिपोर्ट जारी की। और इसके तहत प्रदान किए गए जो आंकड़े हैं, उसमें पशु एकीकृत नमूना सर्वेक्षण, जो कि मार्च 2022 से फरवरी 2023 पर आधारित है। कुछ मुख्य बिंदु देखा जाए तो जैसे कि दूध का उत्पादन, दूध के उत्पादन में इस बार सर्वाधिक सबसे अच्छा स्थान जो है वो है उत्तर प्रदेश का। वर्ष 2022-23 के दौरान हुआ यूं कि कुल दूध का जो उत्पादन हुआ था देश में, वो था 230.58 मिलियन टन। ये अनुमानित है 2022-23 का। ठीक है। जिसमें से पिछले 5 वर्षों में दूध उत्पादन में 22.81% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023 के दौरान सबसे अधिक दूध जो उत्पादन हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ, जो कि कुल दूध उत्पादन का हिस्सेदारी यहाँ पर 15.72% थी। अब देखिए अंडा उत्पादन में, तो कुल अंडा उत्पादन जो है संख्या में देखा जाए तो 138.38 बिलियन हुआ। ठीक है, ये अनुमान है। और आपको देश में जो कुल अंडा उत्पादन में जो प्रमुख योगदान रहा वो रहा आंध्र प्रदेश का। 20.13% हिस्सेदारी रहा आंध्र प्रदेश का। फिर मांस उत्पादन में देखें तो कुल मांस उत्पादन जो है वो 9.77 मिलियन टन होने का अनुमान है, और जिसमें पिछले 5 वर्षों में 20.39% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल मांस उत्पादन में सर्वाधिक प्रमुख योगदान जो रहा वो 12.20% की रही हिस्सेदारी, और ये रही उत्तर प्रदेश की। अब देखते हैं ऊन उत्पादन में। तो वर्ष 2022-23 के दौरान देश में जो कुल ऊन उत्पादन हुए वो 33.61 मिलियन किलोग्राम हुआ, अनुमानित है। ठीक है। और कुल ऊन उत्पादन में 47.98% हिस्सेदारी के साथ राजस्थान का प्रमुख योगदान है। ये ऊन में देखा जाए तो जो वार्षिक वृद्धि दर संदर्भ में देखा जाए तो सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि जो है वो अरुणाचल प्रदेश का रहा, 35.75%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। क्यूएस मतलब क्वाकरेली साइमंड्स। ठीक है। और ये एक ब्रिटिश संस्था है। ठीक है। देखिए 8 नवंबर 2023 को क्वाकरेली साइमंड्स यानी क्यूएस द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। इस सूची में भारत के 148 विश्वविद्यालय शामिल किए गए, और वहीं चीन के 133 और जापान के 96 विश्वविद्यालय रहे। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में देखा जाए तो 25 देशों से 856 संस्थानों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें आपको आईआईटी मुंबई क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान रहा। लेकिन ऑल ओवर एशिया में देखा जाए तो आईआईटी मुंबई जो है इस रैंकिंग में 40वें स्थान पर था एशिया में। ठीक है। फिर आपको टॉप 100 में देखा जाए तो आईआईटी दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का, फिर आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और दिल्ली विश्वविद्यालय भी शामिल रहे टॉप 100 में। ठीक है। देखा जाए
तो 2014 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है, उसमें 16 भारतीय संस्थान शामिल थे, लेकिन इस बार वो बढ़कर 148 हो गए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। देखा जाए तो ये जो क्विज़ साइमंड्स क्वेकरली साइमंड्स जो हैं, वो दुनिया भर में विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों की रैंकिंग जारी करने वाली ये ब्रिटिश संस्था है, ठीक है? और टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ को देखा जाए, तो पहले स्थान पे है चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी, दूसरे स्थान पे है हांगकांग के हांगकांग यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पे है सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी, चौथे स्थान पे है सिंगापुर के ही नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, फिर आपको 5वें स्थान पे है चीन का सिंहुआ यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2023। तो देखा जाए तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि 2030 तक जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी जो होगी वो 80% से घटकर 73% होने का अनुमान है। ठीक है, और वैश्विक ऊर्जा से संबंधित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन जो है वो 2025 तक वो अपने चरम पर होगा। ये रिपोर्ट जो है दशक के अंत तक वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में जो होने वाले व्यापक परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। और रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि विश्व में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी मौजूदा 30% से जो कि 2023 में ये बढ़कर 50% तक पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो 2030 तक विश्व भर में सड़कों पर जो लगभग 10 गुना अधिक इलेक्ट्रिक कारें दिखाई देंगी। ठीक है, और रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि नई अपतटीय पवन परियोजनाओं में निवेश 2030 तक 3 गुना तक बढ़ जाएगा। 2030 तक भारत के उद्योग जो है वो 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा और भारतीय सड़कों पर एक यात्री कार द्वारा चले गए जो प्रत्येक किलोमीटर में 25% कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक समावेशिता सूचकांक यानी कि इंक्लूसिवनेस इंडेक्स। तो देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अदरिंग और बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा समावेशिता सूचकांक प्रकाशित किया गया। इस सूचकांक में कुल 129 देशों को शामिल किया गया और इसमें भारत का जो स्थान है वो 117वां है। भारत जो है वो धार्मिक समावेशन में अंतिम स्थान पर रहा, 129वें स्थान पर, लिंग में 121वें स्थान पर रहा, विकलांगता में 108वें स्थान पर रहा, नस्ल में 87वें स्थान पर और सामान्य जनसंख्या में 40वें स्थान पर और एलजीबीटीक्यू में ये 39वें स्थान पर रहा। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है वो लगातार दूसरे वर्ष इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। साथ ही देखा जाए तो बांग्लादेश जो 106वें स्थान पर है, फिर इजराइल 115वें स्थान पर, ये छोटे देश हैं लेकिन भारत से बेहतर स्थिति में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हलाला सर्टिफिकेशन उत्पाद जो है उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई। तो देखा जाए तो 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश में हलाला सर्टिफिकेशन वाले जो उत्पाद हैं उसके बनने, भंडारण करने, वितरण करने या बिक्री करने, इन सभी पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा आपको चेन्नई और हलाला इंडिया, दिल्ली की जमीयत उलमा ए हिंद हलाला ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सब पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में ये आरोप है कि ये जो गलत तरीके से सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं और अनुचित लाभ कमाया जा रहा है और समाज को बांटने की साजिश हो रही है। ये उत्पाद जो है वो सिर्फ एक वर्ग विशेष के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए है, ये आरोप लगाया गया है एफआईआर में। ठीक है, और देखा जाए हलाला सर्टिफिकेट के बारे में तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1974 में हुई थी। हलाला सर्टिफिकेट जो है वो पहले सिर्फ मांस से जुड़े उत्पाद को दिए जाते थे, लेकिन बाद में 1993 से ये हलाल सर्टिफिकेट जो है वो अन्य प्रोडक्ट जैसे कि कॉस्मेटिक, साबुन, तेल, इन सबको भी देना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सर्ट इन आरटीआई दायरे के बाहर। तो देखा जाए तो केंद्र सरकार ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल मतलब सर्ट इन को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में से छूट देती है। इसके लिए कार्मिक मंत्रालय द्वारा आरटीआई अधिनियम की धारा 24 में संशोधन किया गया। अब देखा जाए तो इस प्रकार जो शर्ट इनको केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं जैसे कि आईबी, रॉ, ईडी, एनटीआरओ, इनके जैसे अन्य 26 खुफिया एजेंसी हैं, खुफिया और सुरक्षा संगठन है, उन सबको इस सूची में शामिल किया गया है जिन्हें आरटीआई के तहत छूट प्राप्त है
और ये सर्ट इन जो होगा वो 27वां स्थान पर रखा गया है इसको। ठीक है, छूट दिया गया इसे भी। और देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला जो सर्ट इन कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। इसे साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय करने के अलावा उनकी रोकथाम के लिए दिशा निर्देश और सलाह जारी करने का भी काम सौंपा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर क्राफ्ट अमीनी का जलावतरण। तो देखा जाए तो 16 नवंबर 2023 को तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी विरोधी वॉरफेयर क्राफ्ट अमीनी का जलावतरण किया गया। ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित है। ये वो उन 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजनाओं की श्रृंखला से है, जिसका ये चौथा पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर क्राफ्ट है। कोची से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में स्थित लक्षद्वीप में एक अमीनी द्वीप है और वो उनकी रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए ही इस जहाज का नाम अमीनी रखा गया है। पोत में समुद्री सीमाओं में पानी के भीतर दुश्मनों की पनडुब्बी का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने की क्षमता है इसमें। 900 टन का विस्थापन वाला 77 मीटर लंबा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जहाजों की अधिकतम गति जो है वो 25 समुद्री मील तक हो सकती है। ठीक है, और देखा जाए तो एसडब्ल्यूसी श्रेणी का ये तीसरा जहाज है जो कि 13 जून को मैसर्स एलएनटी कट्टपली में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसका जलावतरण हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आईएनएस सुमेधा ने नामीबिया की सद्भावना यात्रा की। तो देखा जाए तो 10 से 13 नवंबर तक पश्चिम अफ्रीका और अटलांटिक महासागर में भारतीय नौसेना के मिशन आधारित तैनाती को आगे बढ़ाते हुए आईएनएस सुमेधा ने नामीबिया की वॉल्विस खाड़ी में ठहराव के लिए एक पोर्ट कॉल किया। पोर्ट ऑफ कॉल एक जहाज की निर्धारित यात्रा पर एक मध्यवर्ती पड़ाव होता है, जहां जहाज आमतौर पर आपूर्ति, मरम्मत या कार्गो के ट्रांसशिपमेंट के लिए रुकता है। आईएनएस सुमेधा का यह पड़ाव जो है वो नामीबिया के साथ भारत के मधुर संबंधों का विस्तार, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने और मित्र देशों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय है कि आईएनएस सुमेधा अफ्रीका में जारी विस्तारित परिचालन तैनाती के एक भाग के रूप में 21 नवंबर 2023 को मोजाम्बिक के मापुटो भी पहुंचा। ठीक है, 21 नवंबर को ये आगे जाकर मोजाम्बिक के मापुटो में पहुंचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है इसी में कि इस यात्रा के दौरान 23 से 25 नवंबर तक व्यावसायिक परस्पर वार्ता, क्रॉस डेक दौरे, योजनाएं निर्माण सम्मेलन और विशेष आर्थिक क्षेत्र निगरानी भी की गई। आईएनएस सुमेधा जो है वो सरयू श्रेणी के स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना के अपतटीय गश्ती जहाज के बेड़े में तीसरा पोत है। ये विशाखापट्टनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान। तो देखा जाए तो 7 से 9 नवंबर तक आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और ओडिशा शहरी अकादमी की साझेदारी में जल दिवाली महिलाएं पानी के लिए, पानी महिलाओं के लिए अभियान यानी विमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर विमेन कैंपेन चलाया। इस अभियान का लक्ष्य है देश में जल प्रणाली से महिलाओं को जोड़ना। इस अभियान के तहत महिलाओं को अपने शहर में जल उपचार संयंत्रों का दौरा करवाने के अलावा जल उपचार प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। भारत में देखा जाए अगर उपचार संयंत्र के बारे में तो ये लगभग 3000 से अधिक जल उपचार संयंत्र हैं, जिनकी निर्मित जल उपचार क्षमता जो है वो 65,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन से अधिक है और परिचालन क्षमता जो है वो 55,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन से अधिक है। ठीक है, आगे देखें। तो नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान। 10 नवंबर को 8वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ अभियान की वैश्विक सफलता का महापर्व हरियाणा के पंचकुला में मनाया गया। 9 से 10 नवंबर को हरियाणा के पंचकुला में आयुर्वेद दिवस के वैश्विक अभियान का समापन समारोह भी मनाया गया। प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती के दिन आयुष मंत्रालय की ओर से विश्व आयुर्वेदिक दिवस का आयोजन किया जाता है और आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ की जन संदेश के साथ यह अभियान जो है वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में पूरे 1 माह तक संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम सुदर्शन। तो देखिए, भारतीय वायुसेना ने श्री कृष्ण के शस्त्र सुदर्शन चक्र के नाम पर रूस से मिले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यानी S-400 का नाम सुदर्शन रखा है। चीन की सीमा से लगे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय सेना के साथ आयोजित आकाश पूर्वी अभ्यास में वायुसेना ने पहली बार S-400 को शामिल किया और भारत और रूस के बीच ये 5 स्क्वाड्रन S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए 35,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था और रूस अब तक भारत को 3 S-400 डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति कर चुका है, जबकि 2 सिस्टम 2024 तक मिलने हैं। तीनों S-400 को देश की पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर तैनात किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय क्रूज जहाज कोस्टा सेरेना का घरेलू नौकायान। ठीक है, तो देखिए, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 नवंबर 2023 को मुंबई में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के घरेलू परिचालन का शुभारंभ किया। ये जहाज जो है वो आपको मुंबई, कोचीन, गोवा और लक्षद्वीप जैसे घरेलू गंतव्य के बीच रवाना होगा। क्रूज कंपनी कोस्टा क्रूज 4 नवंबर 2023 से 12 जनवरी 2024 तक लघु नौकायान में करीब 45,000 यात्रियों को शामिल करने पर विचार कर रही है और भारत में कोस्टा क्रूज की जो घरेलू नौकायान की शुरुआत हुई उसमें क्रूजिंग और पर्यटन में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है छऊ पर्व। छऊ पर्व महोत्सव का उद्घाटन। तो ये जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 15 नवंबर 2023 को छऊ लोक नृत्य पर छऊ पर्व का उद्घाटन किया। यह महोत्सव जो है वो आपको 15 से 17 नवंबर 2023 को श्रीनगर में आयोजित किया गया। इस महोत्सव का जो उद्देश्य है वो है इस पारंपरिक नृत्य शैली के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। छऊ जो है एक प्रकार का नृत्य नाटिका है जो कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में अपने पारंपरिक रूप में देखने को मिलती है। यह महोत्सव संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। तो देखा जाए तो 18 से 25 नवंबर तक उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार यानी एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड अभियान संचालित किया। अभियान का जो विषय है वो है लैंगिक समानता तथा देखभाल व समर्थन और केंद्रित है, जो कि परिवार, घरों, स्कूलों, खेल, करियर, स्वास्थ्य देखभाल और बाल संरक्षण सुविधाओं के साथ साथ समुदाय और सार्वजनिक जीवन के समान अवसरों की वकालत करता है। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो है छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। पावर एंजल बाल संसद के नेतृत्व में यह अभियान जो है सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बिहार अब मछली की उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर। तो देखा जाए तो बिहार में अब मछली की उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। राज्य में प्रत्येक वर्ष 8.02 लाख मीट्रिक टन मछली की मांग के मुकाबले वर्तमान में 7.62 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है। बिहार जो है मछली के उत्पादन में अब देश के शीर्ष 4 राज्यों में शामिल हो गया। बिहार में मछली पालन में सबसे बड़ा योगदान रहा शेखपुरा जिले का। राज्य में जो वर्तमान में प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति 6.460 किलोग्राम मछली की खपत है। ठीक है, और बिहार में कतला मछली की खपत सर्वाधिक है। रेहू दूसरे स्थान पे है और मृगल जिसे नैनी कहा जाए तो उसका संदर्भ में ये तीसरे स्थान पर है। राज्य भर में सभी राज्य भर में अभी अभी जो है वो 37.0545 मीट्रिक टन मछलियां दूसरे राज्यों में भेजी जा रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नागालैंड की नगर पालिकाओं में महिलाओं हेतु 33% सीटें आरक्षित। तो देखा जाए तो 9 नवंबर को नागालैंड विधानसभा ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने से संबंधित नागालैंड नगर पालिका विधेयक 2023 पारित कर दिया। विधेयक के पारित होने से राज्य में 2 दशकों के बाद पहली बार महिला आरक्षण प्रावधान के साथ नगर निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया, जो कि राज्य में आखिरी बार जो निकाय चुनाव हुए थे वो 2004 में हुए थे।
देखा जाए तो नागालैंड नगरपालिका विधेयक में कर, भूमि और भवनों से संबंधित प्रावधान को बाहर रखा गया है। नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2001 के कुछ प्रावधानों पर आदिवासी होहो द्वारा गंभीर आपत्ति जताई गई है, क्योंकि ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 371 ए का उल्लंघन करते थे। ठीक है, इसलिए इस पे आपत्ति जताई गई है। और देखा जाए तो नागालैंड को जो अनुच्छेद 371 ए है, उसके तहत ये विशेष दर्जा प्राप्त है, जो कि नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, भूमि और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर। तो देखा जाए तो भारत ग्लोबल फोरम मध्य पूर्व और अफ्रीका 2023। तो देखिए 27 नवंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भारत ग्लोबल फोरम मध्य पूर्व एवं अफ्रीका 2023 नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अनलीसिंग एम्बिशंस विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारत, मध्य पूर्व और अफ्रीका के बीच सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए व्यापारिक नेताओं और नीति निर्माताओं के बीच बैठक हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोप 28 से पहले जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। वित्त मंत्री ने जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में प्रगति की कमी पर चिंता व्यक्त किया और कहा कि इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता। इस कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात की कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई मंत्री जो है उमर अल ओल्मा ने विश्व भर में अर्थव्यवस्थाओं और समाज पर एआई के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है थाईलैंड में समलैंगिक विवाह की अनुमति। तो देखा जाए तो 21 नवंबर को थाईलैंड की कैबिनेट ने समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन की मंजूरी दी। इस विधेयक को दिसंबर 2023 में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा और संसद की मंजूरी के बाद यदि यह कानून बन जाता है तो समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला थाईलैंड जो है वो एशिया में ताइवान और नेपाल के बाद ये तीसरा स्थान पर होगा। देखा जाए तो नागरिक और वाणिज्य संहिता में संशोधन से समान लिंग वाले जोड़ों के लिए जो पुरुष और महिला या पति पत्नी का शब्द है वो व्यक्ति एवं विवाह भागीदार में बदल दिया जाएगा। ये कानून समान लिंग वाले जोड़ों के रिश्ते को परिवार बसाने के अधिकार की गारंटी देगा। ठीक है, और विश्व के 34 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है। इनमें 10 देशों में कोर्ट के जरिए फैसला आया और 23 देश ऐसे हैं जहां कानूनी तौर पर समलैंगिक विवाह को मान्यता मिली है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला टॉपिक है थाईलैंड के द्वारा भारतीय हेतु वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा। तो देखा जाए तो 10 नवंबर से भारतीय जो हैं वो बिना वीजा के थाईलैंड की यात्रा कर सकते हैं और वहां पर 30 दिन तक रह सकते हैं। ठीक है, देखा जाए तो भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए थाईलैंड में वीजा मुक्त पहुंच जो है वो 10 नवंबर से 2023 से शुरू होगी और ये 10 मई 2024 तक उपलब्ध है। इससे पहले आपको श्रीलंका ने भी किया था। भारत और उनके साथ साथ 6 अन्य देशों को भी वीजा मुक्त किया था, जिसमें आपको चीन है, रूस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड है। इन सभी देशों के जो आगंतुक हैं उन सबको वीजा मुक्त प्रवेश की पहल की घोषणा की गई थी श्रीलंका के द्वारा। अब देखें हेनले एंड पार्टनर्स की जो नवीनतम पासपोर्ट इंडेक्स है 2023 उसके अनुसार अगर देखें तो भारतीय पासपोर्ट धारक जो है वो बिना वीजा के 57 कंट्रीज की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है चिली अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का 95वां देश। तो देखा जाए तो 6 नवंबर 2023 को चिली अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के वितरण में वृद्धि के लिए एक सदस्य संचालित एवं सहयोगी मंच है। आईएसए का जो मूल उद्देश्य है वह ऊर्जा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने सदस्य देशों में ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना है। शुरुआत में भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से आईएसए की संकल्पना 2015 में 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप 21 के दौरान की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जहां पहला है
निवेशक जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने हेतु आईआरआरए प्लेटफॉर्म। तो देखा जाएगा तो 20 नवंबर 2023 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड जो है सेबी के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस मतलब आईआरआरए प्लेटफॉर्म को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। आईआरआरए प्लेटफॉर्म की जो 3 अक्टूबर को सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई और आईआरआरए प्लेटफॉर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो है निवेशकों के धन की सुरक्षा करना और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये प्लेटफॉर्म अपने निवेशकों के लिए इंटरनेट आधारित ट्रेडिंग और वायरलेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुरक्षा ट्रेडिंग का समर्थन करने वाले ट्रेडिंग सदस्यों के लिए तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने पीएनबी और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया। ठीक है, तो देखिए 3 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने केंद्रीय बैंक के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, फिर आपको कोसमटम फाइनेंस, मर्सिडीज बेंच फाइनेंशियल सर्विसेज पर आर्थिक जुर्माना लगाया है। पंजाब नेशनल बैंक पर जो ये जुर्माना है वो है अग्रिम पर ब्याज दर और बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया। फिर आरबीआई ने नो योर कस्टमर के नियमों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन के लिए फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया और आरबीआई ने मर्सिडीज बेंच प्राइवेट लिमिटेड जो है उस पर अपने नो योर कस्टमर यानी केवाईसी के निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और देखा जाए तो कोस्टम फाइनेंस लिमिटेड जो कोट्टायम पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी यानी रिजर्व बैंक के निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए इस पर जुर्माना लगाया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक पर जुर्माना। तो 22 नवंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामकीय मानदंडों के उल्लंघन को लेकर सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर कुल 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। रिजर्व बैंक ने तीनों बैंकों पर जुर्माना नियामक अनुपालन में हुई कमियों के आधार पर लगाया है। इसका उद्देश्य है बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं। देखा जाए तो जमाकर्ता शिक्षा व जागरूकता कोष योजना से जुड़े नियमों और वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग के मामले में आचार संहिता का अनुपालन नहीं करने के लिए सिटी बैंक पर सबसे अधिक 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। फिर आपको कर्ज लेकर सेंट्रल रिपोजिटरी के गठन और अन्य मामलों से जुड़े कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, उसको 4.34 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। चेन्नई स्थित एक पब्लिक सेक्टर के इंडियन ओवरसीज बैंक पर कर्ज संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीआई टैग। जीआई टैग में है सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग। तो देखा जाए तो हाल ही में लद्दाख में पाए जाने वाली सी बकथॉर्न फल को भौगोलिक संकेतक मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया। सी बकथॉर्न फल जो है ये जीआई टैग जो है लद्दाख का चौथा जीआई टैग होगा। सी बकथॉर्न फल को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय ने श्रेणी 31 के तहत लद्दाख उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को लद्दाख सी बकथॉर्न के लिए पंजीकृत मालिक के रूप में मंजूरी दी है। सी बकथॉर्न लद्दाख का दूसरा फल है जिसे जीआई टैग के रूप में विशिष्ट पहचान मिली है। ठीक है, और सी बकथॉर्न फल को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इस फल से जूस और अन्य उत्पाद तैयार करने के लिए स्थानीय उद्यमियों को भी सहयोग दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है डीजीसीए से लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी। तो देखा जाए तो रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहयोगी कंपनी है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को उसके ड्रोन उत्पाद डीओपीओ के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से टाइप प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ड्रोन लाइसेंस पाने वाली यह देश की पहली कंपनी बन गई। डीओपीओ एक बहुउद्देशीय ड्रोन है जो कि सर्वेक्षण, मैपिंग, निरीक्षण, कृषि, निगरानी और आपदा प्रबंधन सहित कई कार्य के लिए उत्तम है।
ये 5 किलोग्राम से कम वजन वाला यह छोटा ड्रोन 49 मिनट तक 32.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर ये काम कर सकता है। ठीक है। ये ड्रोन जो है एक उड़ान में 1.5 वर्ग किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। साथ ही एक से अधिक मतलब मल्टीपल पेलोड के साथ अलग-अलग ऊंचाई पर कार्य कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई। तो स्वीडन की साब वो पहली विदेशी कंपनी हो गई जिसने भारत के रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई प्राप्त किया है। ठीक है। स्वीडन की कंपनी साब भारत के कंधे में दागे जाने वाले जो रॉकेट बनाएगी और विनिर्माण सुविधा हरियाणा में स्थापित होने की संभावना है। साब ने कैल्फ गुस्ताफ M4 सिस्टम की नवीनतम पीढ़ी बनाने के लिए एक कंपनी साब FFV इंडिया की स्थापना की है और ये पहली बार होगा जब साब जो कि स्वीडन के बाहर कंधे से दागे जाने वाली रॉकेट का निर्माण करेगी। वर्तमान में भारत रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से केवल 74% एफडीआई की ही अनुमति देता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, जहां पहला है डॉक्टर सैयदना सैफुद्दीन को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो देखिए, मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर सैयदना जो है, वो पाकिस्तान का कोई सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय होंगे। जो पहले थे, वो थे मोरारजी देसाई और उन्होंने 1990 में उन्हें दिया गया था यह सम्मान। देखा जाए तो निशान-ए-पाकिस्तान या फिर कहा जाए तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के राष्ट्रीय हित में सर्वोच्च सम्मान वाली सेवाओं के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो तमिल लेखक हैं पेरुमल मुरुगन। उनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए साहित्य का प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। फायर बर्ड तमिल उपन्यास आलंदा पैची का अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है, आलंदा पैची तमिल में था और इंग्लिश में फायर बर्ड है। इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद जननी कन्नन द्वारा किया गया। फायरबर्ड में पेरुमल मुरुगन ने जमीन से जुड़े जीवन की एक सार्वभौमिक कहानी को आश्चर्यजनक विशिष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है इन्फोसिस पुरस्कार 2023। तो 15 नवंबर 2023 को इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 6 लोगों को प्रतिष्ठित इन्फोसिस पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की। पुरस्कार 13 जनवरी 2024 को प्रदान किए जाएंगे और विजेताओं का चयन जो है वो निम्नलिखित 6 श्रेणी में किया गया। पहला है आपको इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर विज्ञान, इसमें दिया गया है प्रोफेसर सचिदानंद त्रिपाठी को। मानविकी में दिया गया है जानवी फाल्के को। जीवन विज्ञान में दिया गया है प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला को। गणितीय विज्ञान में दिया गया है प्रोफेसर भार्गव भट्ट को। भौतिक विज्ञान में दिया गया है मुकुंद तथाई को और सामाजिक विज्ञान में दिया गया है प्रोफेसर करुणा मंतेना को। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है नंदिनी दास को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023। तो देखिए, भारतीय मूल की लेखिका है नंदिनी दास को वैश्विक सांस्कृतिक समाज के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंदिनी दास को ठीक है, नंदिनी दास को यह अवार्ड जो है उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए प्रदान किया गया। इस पुस्तक में मुगल दरबार में इंग्लैंड के पहले राजनयिक मिशन के माध्यम से ब्रिटेन और भारत के संबंधों की घटनाओं का वर्णन है। नंदिनी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार। अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल को पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार प्रदान किया गया। बीना अग्रवाल को मेक्सिको सिटी में मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड बर्किन के साथ ये संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया। बीना अग्रवाल
ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में विकास अर्थशास्त्र और पर्यावरण की प्रोफेसर है और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली के पूर्व निदेशक हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। तो केरल पर्यटन को उसकी टिकाऊ और महिला समावेशी पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को इस पुरस्कार के लिए दक्षिण अफ्रीका के भू आबद देश हैं एस एस्वातिनी के साथ संयुक्त रूप से चुना गया है। एस्वातिनी पर्यावरण अनुकूलन नंगवेन्या ग्लास के लिए प्रसिद्ध है। ये पुरस्कार जो है वो स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदाय के लिए आय के स्रोत पैदा करने में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के कार्य को मान्यता देता है। 2007 में स्थापित केरल का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन पर्यटन उद्योग के भीतर टिकाऊ और समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें। आगे है कि केरल ने बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में यह पुरस्कार जीता और यह अवार्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार गतिविधियों से जोड़ने और स्वदेशी उत्पादों के प्रभावी विपणन को सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ और समावेशी पर्यटन पहल के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है रोहिणी नैयर पुरस्कार। तो देखिए, पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार की राशि है 10 लाख। पुरस्कार के विजेता जो हैं वो दीनानाथ राजपूत हैं। इन्होंने 6000 से अधिक आदिवासी महिलाओं को नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में अपनी उपज बेचने और विपणन करने में मदद की है। दीनानाथ राजपूत ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केवल महिलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ की स्थापना की है। राजपूत के जो प्रमुख कार्य में आपको देखा जाए तो महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाना, कुशल खेती का तरीका सीखना, कोल्ड स्टोरेज बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और महिलाओं को उनके उत्पादों और सेवाओं में विविधता लाने में मदद करना शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केरल ज्योति पुरस्कार। 1 नवंबर को केरल सरकार के द्वारा स्थापित जो केरल ज्योति पुरस्कार के लिए प्रख्यात लेखक टी पद्मनाभन को चुना गया। टी पद्मनाभन मलयालम साहित्य के एक भारतीय लघु कथाकार हैं। वे केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार एजुथाचन पुरस्कारम सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं। मलयालम साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए केरल सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए चुना है। केरल राज्य पुरस्कार के तहत 3 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इनके नाम है केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। इस पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 2021 में की गई थी। राज्य ने अन्य केरल पुरस्कार की भी घोषणा की जो सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं विविध की ओर। विविध में देखा जाए तो युद्ध अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार, ठीक है, देखा जाए तो 13 से 15 नवंबर को राजस्थान के पश्चिमी मोर्चे पे भारतीय सेना के तीनों अंगों की ओर से जैसलमेर में संयुक्त युद्ध अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार किया गया और इस अभ्यास में पुणे स्थित जो वायुसेना की दक्षिण पश्चिम कमान की ऑपरेशन कैपेबिलिटी और रेडीनेस का विशेष रूप से प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य जो था वो लंबी दूरी की मारक क्षमता, युद्ध तत्परता और बल संरक्षण में नई अवधारणाओं को मान्य करना है। इसमें 30,000 से अधिक सैनिक तथा टैंक, हॉइट्जर, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जेट सहित विभिन्न सैन्य अस्त्र शस्त्र शामिल किए गए। अभ्यास में एकीकृत हवाई भूमि संचालन, तीव्र लामबंदी और सटीक हमला पर ध्यान केंद्रित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अभ्यास पूर्वी आकाश।
तो ये 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास पूर्वी आकाश का आयोजन किया गया। इस अभ्यास यह अभ्यास जो था वो चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय सेना का संयुक्त अभियान भी शामिल है। अभ्यास जो है वो पूर्वी आकाश प्राथमिक उद्देश्य अपनी सभी भूमिकाओं में वायु शक्ति के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करना है। अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स जो है वो गरुड़ भारतीय वायुसेना के विशेष बलों के साथ वायुसेना में वायुसेना के जो बड़े मतलब बेड़े में जो शामिल विशेष लड़ाकू विमान है उसको प्रदर्शन किया गया। ठीक है। अभ्यास में जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान जैसे कि आपको तेजस की पहली बार तैनाती की गई। चलिए नेक्स्ट देखें। अभ्यास पूर्वी आकाश एक व्यापक अभ्यास है जो पूर्वी वायुसेना कमान की क्षमताओं और तत्परता को प्रदर्शित करता है। इसमें आक्रामक और रक्षात्मक ऑपरेशन, हवाई टोही एवं विभिन्न खतरों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया शामिल है, जो दिन और रात दोनों समय आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला। तो देखिए 13 नवंबर को भारतीय स्काई डाइवर शीतल महाजन ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से एक हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। ऐसा करने वाली वो पहली महिला बनी। महाजन जो है वो माउंट एवरेस्ट के निकट 17,444 फीट की ऊंचाई पर काला पत्थर की चोटी पर उतरी और वर्ष 2021 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक है मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया। लेखक है प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर और विस्मय बसु। नेक्स्ट है थ्रेड बाय थ्रेड। लेखक है सत्य सरन। ठीक है। और ये जो बुक है शंभू कुमार कासीवाल का, ठीक है, द एस कुमार के जीवन पर एक पुस्तक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं नियुक्ति की ओर। तो भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं विनय एम टोन्स। ठीक है। विनय एम टोन्स से जो है वो बने हैं एमडी एसबीआई के। फिर है अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए, तो ये हुए हैं शकुंतला भाया, भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। फिर नेक्स्ट है पूर्वी नौसेना कमान के स्क्वाड आर्म अर्थात पूर्वी बेड़े के कमान संभाले हैं। ये संभाले हैं रियर एडमिरल राजेश धनकर। नेक्स्ट है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के अध्यक्ष नवीकरणीय तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। ये हुए हैं दीपेश नंदा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है कि 2024 से 26 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों के सलाहकार समिति में सेवा हेतु पुनः नियुक्त हुए। ये हुए हैं सुरेंद्र कुमार अधना, वरिष्ठ भारतीय राजनयिक हैं। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ में दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया। ये किया गया है साइमा वाजिद को, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। अगला है कि 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त हुए, तो ये हुए हैं राजेंद्र मेनन, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं निधन की ओर। पहला है ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी। ये पद्मश्री 1998 में और पद्म भूषण 2008 से सम्मानित है। भारतीय कला समीक्षा और इतिहासकार ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला है सेवाराम यात्री। वरिष्ठ साहित्यकार सेवाराम यात्री का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है चंद्रमोहन। ये प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता हैं चंद्रमोहन गारू, इनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है महेश्वर मोहंती। ये बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता और ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष महेश्वर मोहंती का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
नेक्स्ट है लीला ओमचेरी। शास्त्रीय संगीतकार और संगीतज्ञ लीला ओमचेरी का नई दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं खेलकूद की ओर, जहां पहला है इंदिरा मैराथन 2023। तो देखा जाए तो 19 नवंबर 2023 को दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर प्रयागराज में आयोजित 38वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन दौड़ संपन्न हुआ। और पुरुषों में प्रथम स्थान जो रहे हैं वो है जसवंत सिंह बघेल, सेना के सूबेदार हैं। और 42.195 किलोमीटर की यह दौड़ जो है उन्होंने 2 घंटे 21 मिनट और 50 सेकंड में पूरी की। महिला वर्ग में विजेता है रीनू, सीआईएसएफ की रीनू, 2 घंटे 58 मिनट और 16 सेकंड लिए। पहले स्थान पर रहे दोनों धावकों को 2-2 लाख का नगद राशि पुरस्कार में दी गई। अगला टॉपिक देखें, न्यूयॉर्क सिटी मैराथन 2023। तो 5 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क सिटी में 52वीं वार्षिक मैराथन दौड़ संपन्न हुई। 42.195 किलोमीटर की ये दौड़ थी। और विजेता महिला में पहले प्रथम पुरुष में देखें तो पुरुष में तमीरात तोला जो इथोपिया के हैं वो प्रथम स्थान पर रहे, 2 घंटे 4 मिनट 58 सेकंड लगा इन्हें। द्वितीय स्थान पे है एल्बर्ट कोरीर कीनिया के। तीसरे स्थान पे है सूरा किताता। अब महिला वर्ग में देखें तो पहला स्थान रहा हेलेन ओबीरी को जो केनिया के हैं। और दूसरा स्थान पे है लेटेसेनबेट गिडी इथोपिया के। और तीसरे स्थान पे है सैरोन लोकेडी कीनिया के। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं अगले टॉपिक की ओर, चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2023। तो 21 से 26 नवंबर को चीन में शेंझेन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2023 संपन्न हुआ। पुरुष एकल के विजेता हैं कोडाई नारोका जापान के। और महिला एकल विजेता है चेन यूफी। और फिर पुरुष युगल में विजेता जो है वो है लियांग विकेंग और वांग चैंग चीन के। पुरुष युगल में उप विजेता जो है वो है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। 6 नवंबर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की टी20 घरेलू क्रिकेट में 2023-24 की जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी उसके फाइनल मुकाबले में पंजाब और बड़ौदा की टीमें पहुंची। और इन दोनों के बीच मैच में विजेता रहे पंजाब। पहली बार इस टूर्नामेंट को जीत सका है पंजाब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को, जिसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए अभिषेक शर्मा पंजाब के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है कि भारत के 2 और क्रिकेटर अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल। तो देखिए, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हॉल ऑफ फेम में भारत के 2 और श्रीलंका के 1 क्रिकेटर को शामिल किया है, जिसमें पहला है आपको डायना एडुलजी। डायना एडुलजी भारत के हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रही हैं और आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर है। दूसरे हैं वीरेंद्र सहवाग, भारत के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज। और तीसरे हैं अरविंद डिसिल्वा, श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज। इन्हें मिलाकर आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटरों की संख्या देखें तो वो 112 हो गई है और भारतीय क्रिकेटरों की कुल संख्या 9 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर अब सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। तो देखा जाए तो 15 नवंबर को जो भारतीय क्रिकेट स्टार हैं विराट कोहली, उन्होंने मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में जो वर्ल्ड कप चल रहा था उस वर्ल्ड कप के एक मैच में न्यूजीलैंड के विरुद्ध जो मैच खेले गए थे उसके सेमीफाइनल मैच में आपको शतक बनाकर इन्होंने इतिहास रचा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह उनका 50वां शतक था। ओडीआई क्रिकेट में सर्वाधिक 49 शतक का रिकॉर्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर का था, जिसे भंग कर दिया गया है विराट कोहली के द्वारा। और सचिन तेंदुलकर ने कुल 463 मैच खेलकर 49 शतक लगाए थे, लेकिन यहां देखा जाए तो विराट कोहली ने 251 मैच में 50 शतक लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की 146 वर्ष के इतिहास में पहली बार कोई खिलाड़ी टाइम आउट हो गया। तो देखिए, 6 नवंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच खेले गए वर्ल्ड कप में। और श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज हैं एंजेलो मैथ्यूज, उनको टाइम आउट करार दिया गया। देखा जाए तो आईसीसी के नियमों के तहत विश्व कप के किसी मैच में किसी बल्लेबाज के आउट अथवा रिटायर्ड होने पर अगला बल्लेबाज अगर 2 मिनट के भीतर क्रीज पर अगली बॉल नहीं खेलता है तो टाइम आउट के दायरे में आ जाता है। और टाइम आउट का विकेट जो है वो किसी गेंदबाज के खाते में नहीं जाएगा। ठीक है, इस मैच में एंजेलो मैथ्यूज 1 मिनट के अंदर क्रीज पर आ गए थे,
लेकिन उनके हेलमेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। उस दिक्कत के कारण बिना स्ट्राइक लिए वो दूसरे हेलमेट के लिए पेविलियन से उन्होंने मंगवाया और इस दौरान क्या हुआ कि बांग्लादेश के जो कप्तान थे साकिब अल हसन, उन्होंने अपील की अंपायर से मैथ्यूज को टाइम आउट देने के लिए। तो वो टाइम आउट आउट हो गए, पहला खिलाड़ी बन गए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023। तो 3 से 10 नवंबर को बैंकॉक में, थाईलैंड में 23वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप संपन्न हुई। दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर रही, 6 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 11 पदक पे। दूसरे स्थान पे भारत रहा, 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 7 पदक के साथ। बाद में संपन्न पारा तीरंदाजी में, मतलब जो पैरालंपिक तीरंदाजी है उसमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 9 पदक जीतकर पदक तालिका में भारत जो है वो पहले स्थान पर रहा। आगामी 24वीं जो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप होगा उसका आयोजन होगा 2025 में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है महिलाओं की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, भारत विजेता। तो 27 अक्टूबर से 5 नवंबर को रांची में महिलाओं की 7वीं एशियाई चैंपियनशिप कप हॉकी का फाइनल मुकाबला जो है वो भारत और जापान की टीमों के बीच हुआ। विजेता रहे भारत 4-0 से। उप विजेता रहा जापान। भारत और जापान के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 4 अन्य टीमें भी थीं। चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड। ठीक है। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए सलीमा टेटे। प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई फाइनल में दीप ग्रेस एका। राइजिंग स्टार का खिताब मिला संगीता कुमारी को। ठीक है। और इस वर्ष की खिताब की विजय जो खिलाड़ी है हॉकी इंडिया के भारतीय टीम के प्रत्येक सदस्य को 3-3 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला टॉपिक है महिलाओं की सीनरी अंतर विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023। तो 21 नवंबर को नई दिल्ली में हॉकी इंडिया की महिलाओं की तीसरी सीनियर अंतर विभागीय हॉकी चैंपियनशिप संपन्न हुई है, जिसमें विजेता है आईओसी यानी भारतीय तेल निगम और उप विजेता है रेलवे। ठीक है। और पुरुषों की जो सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है 2023 में, उसमें पंजाब विजेता रहा। देखिए, ये 17 से 28 नवंबर को हॉकी इंडिया के तत्वाधान में पुरुषों की 13वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ तमिलनाडु में, चेन्नई में। विजेता रहा पंजाब, उप विजेता हरियाणा। पंजाब ने हॉकी इंडिया का यह खिताब जो है वो चौथी बार अपने नाम किया है और इस टूर्नामेंट में पंजाब टीम के कप्तान रहे हरमनप्रीत सिंह। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 8वीं बार वर्षांत पर, मतलब वर्ष के अंत पर नंबर एक खिलाड़ी और महिलाओं में ईगा स्वियातेक नंबर 1 खिलाड़ी रही। तो देखिए, सर्बिया की टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच और वर्ष 2023 में टेनिस के सत्र समाप्ति पर वो नंबर 1 रैंक पर बन गए और जोकोविच ये रिकॉर्ड 8वीं बार जो है वर्ष के समापन पर नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं। और महिला टेनिस खिलाड़ी में देखा जाए तो वर्ष 2023 के अंत में नंबर 1 रैंक पे है पोलैंड की ईगा स्वियातेक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। देखा जाए पुरुषों की टेनिस खिलाड़ी का जो आपको रैंकिंग दिया गया है वर्ष के अंत में, तो देखा जाए तो पहले स्थान पे है नोवाक जोकोविच जो कि 11,245 अंकों के साथ पहले स्थान पे है। दूसरा है कार्लोस अल्काराज, तीसरा डैनियल मेदवेदेव, चौथे जेनिक सिनर, पांचवें आंद्रे रुबलेव। ठीक है। और महिलाओं की टेनिस खिलाड़ी में देखा जाए तो ईगा स्वियातेक जो है वो 9,295 अंकों के साथ पहले स्थान पे है पोलैंड की। दूसरे हैं आर्याना सबालेंका जो कि बेलारूस के हैं। तीसरे हैं कोको गॉफ अमेरिका के। चौथा है एलन रिबाकिना कजाकिस्तान के। ठीक है। ये पूरा लिस्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कनाडा पहली ही बार महिलाओं की टीम टेनिस के बिली जिन कप का विजेता। तो 7 से 12 नवंबर को सेविले यानी स्पेन के सेविले में महिला टीम टेनिस के वर्ष 2023 के बिली जीन कप के लिए फाइनल मुकाबला जो है वो कनाडा और इटली के बीच हुआ, जिसमें फाइनल में विजेता है इटली 2-0 से और उप विजेता है कनाडा। नेक्स्ट टॉपिक है डब्ल्यूटीए की वर्षांत एलाइट ट्रॉफी। तो 24 से 29 अक्टूबर 2023 को वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन की वर्षांत ट्रॉफी डब्ल्यूटीए एलाइट ट्रॉफी के लिए मैच जो है वो चीन के जुहाई में खेले गए।
इस टूर्नामेंट में एकल स्पर्धा में विश्व की शीर्ष 12 ऐसे खिलाड़ी और युगल स्पर्धा में विश्व के 6 शीर्ष टीमें भाग लेती हैं, जो कि WTA फाइनल्स में स्थान नहीं बना सकी। देखा जाए तो एकल खिताब के विजेता हैं बेट्रीज, जो कि ब्राजील के हैं, और युगल विजेता हैं वेरोनिका कुदरमेतोव रूस के और बेट्रीज ब्राजील के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के रोहन बोपन्ना व ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की जोड़ी पेरिस मास्टर्स टेनिस में युगल मुकाबले में उप विजेता। तो देखा जाए तो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पेरिस में संपन्न पेरिस मास्टर्स टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच एकल खिताब के विजेता रहे और पुरुषों के लेवल 1000 के स्तर में इस टूर्नामेंट का यह 51वां संस्करण था। एकल में विजेता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, और उप विजेता है ग्रिगोर दिमित्रिव, जो कि बुल्गारिया के हैं। युगल में विजेता है सैंटियागो गोंजालेज मैक्सिको के और एडवर्ड रोजर वैसलीन फ्रांस के। उपविजेता है रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि पुरुषों की एटीपी टूर्स फाइनल 2023 12 से 19 अक्टूबर को सर्वोच्च रैंकिंग वाले जो प्राप्त पुरुष खिलाड़ियों के लिए जो एटीपी है वर्ष 2023 की, उसमें एटीपी टूर फाइनल का आयोजन हुआ इटली में ट्यूरिन में। एकल में विजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के, जो रिकॉर्ड 7वीं बार विजेता रहे, और उप विजेता है जेनिक सिनर इटली के। युगल में विजेता है राजीव राम अमेरिका के और जो सैलिसबरी ब्रिटेन के। उप विजेता है होरासियो जबालोस अर्जेंटीना के और मार्सल ग्रेनोलर्स स्पेन के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इटली 47 वर्ष पश्चात डेविस कप का विजेता। नवंबर 2023 में इटली 47 वर्ष के अंतराल के पश्चात पुरुषों की टीम जो है वो टेनिस डेविस कप का विजेता रही और उप विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। 123 वर्षों पुराना ये टूर्नामेंट में इटली की ये टीम जो है वो दूसरी बार विजेता रही है। नेक्स्ट टॉपिक देखें तो राष्ट्रीय स्क्वॉश चैंपियनशिप 2023 17 से 23 नवंबर को चेन्नई में 79वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वॉश चैंपियनशिप संपन्न हुई और पुरुष वर्ग में खिताब के विजेता हैं वेलावन सेंथिल कुमार, जो कि तमिलनाडु के हैं, और महिला वर्ग में खिताब विजेता हैं अनाहत सिंह, जो कि दिल्ली के हैं। दोनों ने ही पहली बार सीनियर राष्ट्रीय खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की है। 15 वर्षीय अनाहत जो है वो इस खिताब की दूसरी सबसे युवा विजेता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है पंकज आडवाणी का 26वां और 27वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब। तो पंकज आडवाणी जो है भारत के इंटरनेशनल बिलियर्ड्स प्लेयर हैं और उन्होंने उस इंटरनेशनल बिलियर्ड्स व स्नूकर फेडरेशन के दोहा में नवंबर 2023 में संपन्न बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 2 प्रारूपों में विश्व खिताब जीतने में सफल रहे। 21 नवंबर को अपने ही देश के सौरभ कोठारी को फाइनल में हराकर विश्व बिलियर्ड्स लॉन्ग फॉर्मेट खिताब उन्होंने अपने नाम किया और फिर 24 नवंबर को फिर सौरभ कोठारी को ही फाइनल में हराकर पॉइंट फॉर्मेट चैंपियनशिप जीतने में सफलता उन्होंने प्राप्त की। बिलियर्ड चैंपियनशिप में यह उनका 26वां और 27वां विश्व खिताब था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अगला है 37वां राष्ट्रीय खेल। तो 25 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक 37वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्रों के अतिरिक्त इसमें सेना की टीमें ने भाग ली, यानी टोटल मिलकर 37 टीमों ने इस खेल में शामिल हुए। 43 खेलों के विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। 10,000 से अधिक खिलाड़ियों की विभिन्न खेलों की स्पर्धाओं में भाग लिया। आदर्श वाक्य यानी मोटो था गेट सेट गोवा। शुभंकर था मोगा। ठीक है, मैस्कट जो है शुभंकर वो मोगा था, जो कि भारतीय बाइसन अर्थात मतलब गौर, जो कि भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है, जो गोवा का राजकीय पशु भी है। ठीक है, और इन खेलों में ओवरऑल चैंपियनशिप की राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है वो अपने नाम की महाराष्ट्र ने कुल 80 स्वर्ण, 69 रजक, 79 कांस्य सहित कुल 228 पदक जीते हैं। आगे देखें तो इस पदक तालिका में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र। ठीक है, पहले स्थान पर 228 पदक के साथ महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर है सेना, जो कि 126 पदक के साथ है। इसमें 66 गोल्ड जीता है, 27 रजत और 33 कांस्य। हरियाणा उससे ज्यादा पदक है 192, लेकिन गोल्ड जो है वो कम है 62 है।
इसलिए ये तीसरे स्थान पे है, ठीक है? चौथे पे मध्य प्रदेश और 5वें पे केरल। देखा जाए तो खिलाड़ी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जो है वो कर्नाटक के तैराक हैं श्रीहरि नटराज, जिन्होंने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित सर्वाधिक 10 पदक इन खेलों में जीते हैं, ठीक है? और जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जो है वो महाराष्ट्र का संयुक्ता प्रसन्नकाले और ओडिशा के प्रणति नायक को संयुक्त रूप से दिया गया। इन दोनों ने ही जिम्नास्ट में 4 स्वर्ण, 1 रजत सहित कुल 5-5 पदक जीते। आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023। तो 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का एक दिवसीय मैचों का 13वां विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में आयोजित हुआ। 19 नवंबर को इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला गया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के जो विजेता रहे वो रहे ऑस्ट्रेलिया। ये छठी बार विश्व विजेता रहे ऑस्ट्रेलिया। और देखा जाए तो विश्व कप में रोहित शर्मा के नेतृत्व में जो भारतीय टीम ने एक ऐसी टीम थी जिसने सेमीफाइनल तक, मतलब शुरू से लेकर सेमीफाइनल तक कुल 9 मैच जो है, मतलब 9 लीग मैच और एक सेमीफाइनल मैच जीता है। मतलब कुल कुल 10 मैच लगातार जीता है, ठीक है? और सिर्फ ये फाइनल में पराजय का सामना ही नहीं करना पड़ा। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के, और विश्व कप विजेता रहे जो उनको $40 लाख का इनाम राशि दिया गया ऑस्ट्रेलिया को, और $20 लाख की राशि उप विजेता टीम मतलब भारत को पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया, ठीक है? और देखें विश्व कप के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में, तो सर्वाधिक जो शतक जिन्होंने बनाया बल्लेबाज वो थे क्विंटन डिकॉक दक्षिण अफ्रीका के, कुल 4 शतक इन्होंने लगाया इस वर्ल्ड कप में। और सर्वाधिक अर्धशतक बनाया है विराट विराट कोहली ने, कुल 9 अर्धशतक लगाया था। सबसे तेज गति से शतक बनाए थे ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के, 40 गेंदों पे शतक मारा था। सर्वाधिक चौका लगाया विराट कोहली ने, कुल 68 चौके लगाए हैं। सर्वाधिक कैच पकड़े हैं डेरिल मिशेल ने, 11 कैच। सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी अगर खेला गया है तो मैक्सवेल के द्वारा खेला गया है इस वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया के हैं। 201 रनों की पारी इन्होंने खेली थी, वो भी नॉट आउट रहे थे। और सर्वोच्च टीम का स्कोर रहा है 428 रन 5 विकेट पर, दक्षिण अफ्रीका ने बनाए थे श्रीलंका के विरुद्ध। और सबसे कम जो स्कोर रहा था वो भी श्रीलंका के विरुद्ध ही रहा है, 55 रन का। श्रीलंका श्रीलंका ने मारे थे मात्र 55 रन, सबसे कम स्कोर। और भारत के विरुद्ध श्रीलंका मात्र 55 रन पे ऑल आउट हो गई थी, ठीक है? आगे देखें तो इस विश्व कप 2023 में जो सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज हैं उसमें विराट कोहली पहले स्थान पे हैं, 11 मैचों में 765 रन बनाए थे। फिर दूसरे स्थान पे रोहित शर्मा है, 11 मैचों में 597 रन, 597 यानी बनाए थे। और क्विंटन डी कॉक ने दक्षिण अफ्रीका के हैं जो 10 मैच में 594 रन बनाए थे। फिर सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के, और 5वें स्थान पे है डेरिल मिशेल। विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो 5 गेंदबाज देखा जाए तो भारत के मोहम्मद शमी ने 7 मैच खेला और 24 विकेट लिए। एडम जंपा ने 11 मैच खेला और 23 विकेट लिए। दिलशान मधुशंका ने श्रीलंका के हैं 9 मैच खेलकर 21 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह ने भारत का 11 मैच खेलकर 20 विकेट लिए, ठीक है? और देखा जाए विश्व कप में 2023 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज देखें तो सर्वाधिक छक्का लगाया रोहित शर्मा ने, 11 मैचों में कुल 31 छक्के लगाए थे। दूसरे स्थान पर डेविड वार्नर ने 11 मैचों में कुल 24 छक्के लगाए थे। अय्यर ने 11 मैच में भी 24 छक्के लगाए थे। डेरिल मिशेल ने 10 मैच में 22 छक्के लगाए, और मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के जो है वो 9 मैच में 22 छक्के लगाए। अब आते हैं खेलकूद की ओर। पहला है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण। तो देखा जाए तो 1 नवंबर 2023 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को महाराष्ट्र के अहमदनगर के चित्रकार मूर्तिकार प्रमोद कांबले ने बनाया। सचिन को इस प्रतिमा का उनके ट्रेडमार्क लॉफ्टेड ड्राइव के पोज में चित्रित किया गया। सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है 11वां सुल्तान जौहर कप, ठीक है? 11वां सुल्तान जौहर हॉकी कप।
ये 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 11वां सुल्तान जौहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में हुआ। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता रहा जर्मनी। वर्ष 2023 के संस्करण में कुल 8 टीमों ने भाग लिया, जो पारंपरिक रूप से 6 से विस्तारित हैं। नेक्स्ट है, मानवी जैन ने 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी में स्वर्ण जीता। तो देखा जाए तो 23 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश की मानवी जैन ने मध्य प्रदेश राज्य निशानेबाजी एकेडमी रेंज में 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में जूनियर महिला 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीता है। 66वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता जो हुई वो आपको 15 नवंबर से 9 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह निशानेबाजी रेंज और भोपाल के एमपी शूटिंग रेंज में आयोजित की जा रही है। मानवी ने 566 अंक के साथ खिताब जीता है और दिल्ली की नाम्या कपूर 561 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही है। डॉक्टर करनी सिंह निशानेबाजी रेंज में तेलंगाना के धनुष श्रीकांत ने पुरुष बधिर में 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वो क्वालिफिकेशन में 626.4 अंक के साथ शीर्ष पर रहे। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023। तो ये 3 से 10 नवंबर तक बैंकॉक में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 7 पदक जीते। देखा जाए कुछ पदक विजेताओं को, तो प्रणीत कौर जो कि महिला कंपाउंड है, महिला कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। अदिति स्वामी प्रियांश ये मिश्रित कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता। प्रणीत कौर, ज्योति सुरेखा वेनम, आदिति स्वामी महिला कंपाउंड टीम में स्वर्ण पदक जीता। ज्योति सुरेखा वेनम महिला कंपाउंड में रजत पदक। अभिषेक वर्मा पुरुष कंपाउंड में कांस्य पदक। टीशा पुनिया, भजन कौर, अंकिता भगत महिला रिकवर टीम में कांस्य पदक। अभिषेक वर्मा, प्रथमेश फुगे और प्रियांश पुरुष कंपाउंड टीम में कांस्य पदक। ठीक है, ये भारतीय पदक विजेता थे एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं दिवस की ओर। पहला है 1 नवंबर, विश्व शाकाहारी दिवस। 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। इसका थीम था देखभाल अंतराल को समाप्त करें, क्लोज द गैप गियर गैप। ठीक है, क्लोज द केयर गैप। 8 नवंबर को मनाया गया विश्व रेडियोग्राफी दिवस, जिसका थीम था रोगी सुरक्षा का जश्न मनाना। 9 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। 10 नवंबर को मनाया गया है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। थीम था विज्ञान में विश्वास पैदा करना। 11 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जिसका थीम था नवाचार को अपनाना। 12 नवंबर को मनाया गया विश्व निमोनिया दिवस। 14 नवंबर को मनाया गया है भारत में बाल दिवस, जिसका थीम था हर बच्चे के लिए हर अधिकार के लिए। 14 नवंबर को मनाया गया विश्व मधुमेह दिवस। थीम है मधुमेह शिक्षा तक पहुंच। 15 नवंबर को मनाया गया झारखंड का स्थापना दिवस। 16 नवंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। थीम था सहिष्णुता, शांति और सुलह का मार्ग। 16 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया। 17 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। थीम है कलंक। 20 नवंबर को मनाया गया है सार्वभौमिक बाल दिवस। थीम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार के लिए। 21 नवंबर को मनाया गया है विश्व मस्तिष्की दिवस। फिर 21 नवंबर को मनाया गया है विश्व टेलीविजन दिवस। थीम था सरल उपयोग। 25 नवंबर को मनाया गया है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। ठीक है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। थीम है एकजुट महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए निवेश करें। 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस या कानून दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए वीडियो यहाँ तक समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लें। ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in पर जाकर आप पीडीएफ सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आपको लिंक दिया गया होगा पीडीएफ का, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है।
ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।